students. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो बेटा, आज हम लोग अपना क्लास 11th का सेल साइकिल ऑलरेडी हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं इस चैप्टर को। मैंने आपको इसका इंटरफेस पार्ट कंप्लीट करवा दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। सो आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज द माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, सो माइटोसिस सेल डिवीजन बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटिक सेल डिवीजन, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। जो माइटोसिस है टू फेजेस में कंप्लीट होती है। एक होती है दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन नोन एज कैरियोकाइनेसिस, एक होती है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो इनकी बहुत सारी फर्दर डिफरेंट डिफरेंट सब स्टेजेस प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी कंडीशन में कैसी कैसी सेल की स्टेज होती है, क्रोमोसोम्स कैसे नजर आते हैं, क्या क्या चीजें वहां पर फॉर्म होती है, इसको मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर बताने वाली हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, दैट इज द माइटोसिस। स्टार्ट करने से पहले भाई, जो बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो बेटा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, दैट इज द माइटोसिस सेल डिवीजन। सो हेडिंग डालते हैं हम लोग अपनी माइटोसिस। माइटोसिस, ओके। सो माइटोसिस बेसिकली ये हमारा किसमें है, एम फेज के अंदर आता है। तो हमने अपने G1 फेज, S फेज, G2 फेज कंप्लीट कर लिया था, पूरा I फेज। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है भाई, ये हमारा पार्ट है एम फेज का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एम फेज। तो एम फेज में हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज द माइटोसिस। माइटोसिस बेसिकली अगर हम इसको देखें, सो इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as, it is also known as somatic cell division। ठीक है, इसको हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा इसको, क्योंकि जो माइटोसिस डिवीजन है, दिस माइटोसिस इट अकर्स इन नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो जितने भी, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनके अलावा जितने भी ऑर्गन है, जितने भी पार्ट्स हैं, जिन जगहों पर माइटोसिस डिवीजन होती है, उस टाइप के डिवीजन को हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन। क्यों बोलते हैं भाई इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन, एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि ये जो हमारी यहाँ माइटोसिस है, इक्वेशनल सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है। लेट सपोज ये कोई एक पेरेंट सेल है। ठीक है बेटा, ये सपोज कोई एक पेरेंट सेल है, ये सपोज मैं अपनी हमारी, ठीक है, किसी भी ह्यूमन का एक पेरेंट सेल है। ह्यूमन की डिप्लॉयड कंडीशन में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। ओके, सो जब यहाँ पर माइटोसिस कंप्लीट होती है, तो आफ्टर द माइटोसिस वन पेरेंट सेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो टू डॉटर सेल हैं, नाउ इनके अंदर अगर हम पूछें कि भाई इनके अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट, तो श्योरली जो amount of the chromosome है that is equal to the parent cell. So in both the daughter cell they contain 46 chromosomes each. तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी है between the parent and daughter, that's why this type of the division it is known as equational cell division. ओके ना, सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब हम लोग यहाँ पर आगे इसमें लिखते हैं कि सबसे पहले वेरी फर्स्ट टाइम माइटोसिस, वेरी फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व की थी, ठीक है, माइटोसिस फर्स्ट observed by Strasburger. Okay, that is the Strasburger. तो ये रहे यहाँ पर साइंटिस्ट, that is observed by the scientist Strasburger। कहां पर किया था, इन प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल के अंदर जो सबसे पहले माइटोसिस को ऑब्जर्व किया था, वो कौन से साइंटिस्ट ने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। और एनिमल सेल्स के अंदर दो साइंटिस्ट थे, बोवेरी एंड फ्लेमिंग। इन दोनों ने वेरी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था माइटोसिस को इन एनिमल सेल्स। ओके, सो यहीं पर ही कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड
Boveri and Fleming, Boveri and Fleming इन एनिमल सेल। ठीक है, सो यहाँ पर ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम माइटोसिस को ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर। ऑलरेडी बेटा मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, तो उसके अंदर बता दिया कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनली कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो आई थिंक आपको वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पर इस सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज द सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया था। जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो पूरी माइटोसिस डिवीजन, पूरी मियोसिस डिवीजन पढ़ेंगे वो किसी भी एक एनिमल सेल को कंसिडर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है ना। सो यहाँ पे इसके बाद हम लिख लेते हैं, अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि विच वन इज द बेस्ट प्लांट मटेरियल, ठीक है, टू स्टडी द माइटोसिस, दैट इज द अनियन रूट टिप सेल्स। तो अनियन रूट टिप सेल्स सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है जिसमें आप इजीली माइटोसिस को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो दैट इज द बेस्ट प्लांट मटेरियल। ओके ना। सो बेस्ट प्लांट मटेरियल to study mitosis, that is अनियन रूट टिप सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आपको कभी पूछ लिया जाए, ये जो बेसिकली यहाँ पर एम फेज है, ये एम फेज इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में इसके अंदर यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस अलग होती है, साइटोकाइनेसिस अलग होती है, तो ये सारा का सारा तामझाम अलग अलग होता है। इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक पीरियड ड्यूरिंग द सेल साइकिल। ठीक है ना। इसके अंदर अगर हम देखें माइटोसिस में या एम फेज के अंदर, तो ये फेज एक एक्चुअल में ऐसा फेज है जहां पर सेल डिवीजन होती है। सो इन दिस फेज actual cell division occur। ठीक है, इस फेज के अंदर एक्चुअल में सेल डिवीजन जो होती है वो होती है। आपने देखा था कि जो आई फेज था उसके अंदर सिर्फ सिंथेसिस हो रही थी, वहां पर रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट किया जा रहा था, बट उन्हीं सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके आगे जाकर के ये माइटोसिस एम फेज कंप्लीट होती है। ठीक है ना। सो यहाँ पर ये जो माइटोसिस है, दिस माइटोसिस इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप। सो माइटोसिस बेटा कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, माइटोसिस completes in 2 step। कौन कौन से स्टेप है, फर्स्ट वन दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, और जो सेकंड है दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ओके, सो यहाँ पर ये हमारे 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है माइटोसिस। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस, सेकंड वन दैट इज द साइटोकाइनेसिस। मैं इनका मतलब लिख देती हूँ। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, दैट इज द न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, दैट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, व्हाइल साइटोकाइनेसिस इट मींस साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, तो पहले होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद में यहाँ पर होगा हमारा दैट इज द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ओके ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं दैट इज द कैरियोकाइनेसिस। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट वन दैट इज द कैरियोकाइनेसिस। तो फर्स्ट हमारी हेडिंग है दैट इज द कैरियोकाइनेसिस। अगर हम लोग कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो दिस कैरियोकाइनेसिस इट इज आल्सो कंप्लीटेड इन 4 डिफरेंट स्टेज। तो यहाँ पर इट कंप्लीट्स इन
4 स्टेजेस के अंदर बेटा ये कंप्लीट होती है। कौन कौन सी हैं 4 स्टेजेस? फर्स्ट वन दैट इज नोन एज प्रोफेज, सेकंड वन दैट इज नोन एज metaphase, third one that is known as anaphase, and last one that is known as टीलोफेज। ठीक है, सो यहाँ पर ये 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं जो हमारी कैरियोकाइनेसिस में होती हैं। सबसे पहले हम लोग बेटा अपने स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट द प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में आपको सिंगल एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता देती हूँ, that is the prophase. Prophase it is one of the longest phase. ठीक है, अगर हम लोग एम फेज की बात करें तो एम फेज में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज अगर कोई सी होती है तो वो हमारी प्रोफेज होती है। सो दिस इज अ लॉन्गेस्ट फेज, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज। ठीक है, तो एम फेज की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। यही एक ऐसी स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज वेयर द इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। तो यहां पर आप देखोगे इट इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन of कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसका कंडेंसेशन होगा जिससे आगे जाकर के क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो यही वो स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम्स हमारे बनने चालू होते हैं। इससे पहले आपने देखा था जीवन G2 फेज में, जीवन के अंदर सिंपल क्रोमैटिन मटेरियल, जीवन के बाद जब एस फेज आता है तो आपने उसमें देखा था कि वहां पर मोनाड कंडीशन से डायड कंडीशन है, बट जो क्रोमोसोम्स हैं वो थिक नहीं है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो अब वहां पर थिकनेस आनी स्टार्ट होती है जब कंडेंसेशन यहाँ प्रोफेज में होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो शॉर्टर हो जाते हैं और थिकर हो जाते हैं। ठीक है, तभी जाकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। सो क्रोमैटिन फाइबर बिकम shorter and thicker due to the process of coiling and folding। ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन हो रही है यहाँ पर, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कॉइलिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है बेटा, ये जितने पॉइंट्स लिखवा रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन रेज होते हैं और कहीं से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारे की सारी आपकी लाइंस बेटा एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ठीक है ना, सो नो नीड टू वरी अबाउट कि हम कहाँ से क्या बोल रहे हैं, आपको सारा कुछ एनसीईआरटी का कंटेंट है, कुछ भी बाहर का नहीं है। सो ईच क्रोमोसोम्स, अब जैसे जैसे यहाँ पर क्रोमैटिन मटीरियल का कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ साथ यहाँ जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे होते हैं, दे अपीयर डबल। ठीक है, दे अपीयर डबल हो जाएंगे एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्ड सिस्टर क्रोमैटिड एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्ड सिस्टर क्रोमैटिड joined by centromere। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी जैसे पहले आपने देखा था, ये एक सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के बाहर ये कुछ ऐसे डायड कंडीशन, ये सपोज मैंने यहाँ डबल स्ट्रैंडेड बना दिया।
ठीक है, क्योंकि एस फेज के अंदर जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है वो जो डीएनए कंटेंट है बेसिकली वो डबल हो जाता है बट प्लॉइडी सेम होती है। अब यहाँ पर आकर के कैसा हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, दिस इज सेंट्रोमियर, और यहाँ पे आप इस तरीके से देखोगे कि ये हमारे क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से नजर आने चालू होंगे। जो अपना जिस सिंगल एक सेंट्रोमियर से जो क्रोमैटिड ये अटैच होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं दे आर टू बी नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। और अगर कोई दूसरा पेयर होगा उसके साथ में मैं आपको बताऊंगी जो हम लोग मियोसिस में पढ़ेंगे, तो सिस्टर एंड नॉन सिस्टर के बारे में वो मैं आपको डिटेल में जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे समझाने वाली हूँ। यस बेटा, सो जब यहाँ पर कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, कंडेंसेशन जैसे हो रही है, तो इस कंडेंसेशन के टाइम पर जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स के ये जो बेसिकली एंड्स होते हैं दे आर नॉट कंप्लीटली विजिबल, ठीक है, ये पूरी तरीके से विजिबल नहीं होते हैं, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है जैसे बॉल ऑफ वूल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ऊन की बॉल के जैसा स्ट्रक्चर, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ प्रोफेज में बनता है, तो इस स्ट्रक्चर को, इस स्टेज को हम लोग स्पाइरीम स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दैट इज ends of chromosomes are not visible, ends of the chromosomes they are not visible, look like बॉल ऑफ वूल, और ये जो स्टेज यहाँ पर है इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, दिस स्टेज इट इज नोन एज स्पाइरीम स्टेज, ठीक है बेटा। सो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस स्टेज इट इज नोन एज स्पाइरीम स्टेज। सो यहाँ पर ये हमारी स्टेज फॉर्म हो गई है कि जो एंड्स हैं वो यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें एंड द जो मतलब एंड होगा प्रोफेज का, इसमें धीरे धीरे आते आते जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज थे वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, cells at the end of the prophase do not show Golgi complex, do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, nucleolus and न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी चीज यहाँ पर डिसअपियर हो जाती हैं, और डिसअपियर होने के बाद में जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ पर होता है, एस फेज के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल पहले एक हुआ करते थे जीवन के अंदर, एस फेज में आकर दो सेंट्रियोल हो गए, अब वो दोनों सेंट्रियोल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर जो सेंट्रियोल है सेंट्रियोल बिगिन टू मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल, ठीक है। और इसमें यहां पर आप देखोगे एस्ट्रल रेज एंड एस्टर बॉडी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये क्या होते हैं एस्ट्रल रेजेस, एस्टर, इसका मैं अब आपको बताती हूँ, ठीक है। यस बेटा देखो, सो एस्ट्रल रेजेस एंड एस्टर बॉडी देखो क्या होते हैं, एक बार मैं आपको इसका समझा देती हूँ ताकि मैं आपको जब डायग्राम के साथ बताऊं तो आपको एटलीस्ट कोई डाउट ना हो इसमें, ओके ना। देखो आपको याद है हम लोगों ने सेंट्रियोल पढ़ा था, ठीक है। जो सेंट्रियोल थे जब हमने उसका कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, तो सेंट्रियोल में आपने देखा था बेसिकली
ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर था, पेयर स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम के अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल दो प्रेजेंट थे। अब ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स थे, इन सेंट्रियोल के बाहर आपने देखा होगा, तो मैंने आपको 9 मैज्यूल्स बना करके दिखाए थे, ठीक है। तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं मैज्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मैज्यूल। ये जो मैज्यूल है ये किसकी तरह वर्क करते हैं, दे वर्क लाइक माइक्रोटिब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से क्या बनेंगे, माइक्रोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं ये यहाँ MTOC से क्या बना देंगे बेटा, ये दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोटिब्यूल फाइबर, ओके ना। सो ये क्या करेंगे, इन्वॉल्व है माइक्रोटिब्यूल के फाइबर्स को फॉर्म करने में। अब यहाँ पर होता क्या है कि सपोज ये कोई एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर मैंने ये बनाया है आपको एक, दिस इज वन सेंट्रोसोम, ठीक है। और एक ये मैंने बनाया है, दिस इज सेकेंड सेंट्रोसोम, ठीक है। ये दोनों पास पास में होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब ये माइक्रोटिब्यूल का फॉर्मेशन होना चालू होता है, तो इन माइक्रोटिब्यूल के फाइबर की वजह से ये जो दोनों सेंट्रोसोम है, फर्स्ट सेंट्रोसोम एंड सेकेंड सेंट्रोसोम, ये दोनों पास पास में प्रेजेंट है। जैसे ही माइक्रोटिब्यूल फाइबर का फॉर्मेशन होना चालू होगा, ये यहाँ से सेंट्रोसोम अलग अलग ऑपोजिट पोल पर जाना चालू कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ द अट्रैक्शन यहाँ पर रिपेलिंग होनी चालू होती है, तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से ये जो यहाँ पर हमारा सेंट्रोसोम था, एक सेंट्रोसोम रहेगा ऊपर की तरफ और ये धीरे धीरे करके बिल्कुल नीचे साइड पोल पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये हमारा हो गया, दिस इज सेकेंड सेंट्रोसोम। ये था हमारा दिस इज द बेसिकली कि सेंट्रोसोम की मूवमेंट कैसे हो रही है। अब इसके बाद में जब ये माइक्रोटिब्यूल्स बेटा जब बनते हैं, लेट सपोज ये हमारा दिस इज सेंट्रोसोम, ये रहे यहाँ पर दो सेंट्रियोल, ठीक है। तो इनके अंदर जब माइक्रोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो वो माइक्रोटिब्यूल बाहर निकलने चालू होते हैं, दे आर रेडिएटेड आउटसाइड। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है। सो ये जो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने यहाँ बाहर लाइंस बनाई है, इस बाहर लाइन को हम लोग बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज एस्ट्रल रेज, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज एस्ट्रल रेज। और अगर मैं यहां पर आपको बोल दूं कि सेंट्रोसोम, ये रहा हमारा सेंट्रोसोम, दिस इज सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेज, ठीक है। सेंट्रोसोम और एस्ट्रल रेज अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज एस्टर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एस्टर बोल देते हैं, ओके ना। सो ये क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को कि एस्ट्रल रेजेस, एस्टर ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब मैं आगे यहाँ पर प्रोसीड करती हूँ अबाउट द डायग्राम ऑफ प्रोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज के अंदर कौन कौन से हमारे डायग्राम, कैसी कंडीशन होती है, ये मैं अब आपको यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू बताने वाली हूँ। सो श्योरली मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम जब ये पूरा कंटेंट पढ़ेंगे तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एनिमल सेल को लेंगे, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। प्लांट सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो लेकर चलेंगे, जो स्टडी करेंगे, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल सेल। तो सपोज अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ बेटा। लेट सपोज ये हमारा एक डायग्राम है। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इंटरफेज में जो बिल्कुल स्टार्टिंग जीवन फेज था, जो इंटरफेज जब चालू हुआ था, तो वहां पर कंडीशन कैसी रही होगी, ठीक है। तो सपोज ये रहा हमारा, ये मैंने एक बाहर सर्कल बनाया है। ये जो बाहर मैंने सर्कल बनाया है, दिस सर्कल रिप्रेजेंटेड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको बेटा हम बोल देंगे दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये मैंने यहां पर फॉर्म करी है, दिस इज
इसको हम कह देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आप यहाँ पर देखोगे इसके अंदर, ये बिल्कुल जीवन फेज की बात कर रही हूँ, तो ये कुछ आपके जो क्रोमोसोम जो बेसिकली क्रोमैटिन फाइबर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैं इधर इस जगह पर ये फॉर्म कर रही हूं, दिस इज सिंगल सेंट्रोसोम, ठीक है। ये क्या बना दिया, दिस इज सिंगल सेंट्रोसोम। तो ये हमारी कौन सी फेज है, दिस इज इंटरफेज। इंटरफेज में बेसिकली आप इसको जीवन कंसिडर आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद में सपोज इसमें जीवन कंप्लीट, जीवन के बाद G2 S हो गया, S के बाद G2 हो गया, G2 के बाद में अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे दैट इज द अर्ली प्रोफेज। तो यहाँ पर अर्ली प्रोफेज में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं अर्ली प्रोफेज, ठीक है। अर्ली प्रोफेज के अंदर हमें यहाँ पर देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। सपोज मैं यहाँ पर बेटा डायग्राम बना रही हूँ ये, ठीक है। अगेन आप इसको कह सकते हो फॉर द सिंप्लिसिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं पीएम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ओके ना। और ये इसके अंदर यहाँ पर मैंने फॉर्म किया है, दिस वन इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा हमारी, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्योंकि ये इंटरफेज से होकर आ चुकी है फेज, तो इसमें आप यहाँ पर देखोगे कि जो सेंट्रोसोम है उसका डुप्लीकेशन एस फेज के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने बनाया है, दिस इज वन सेंट्रोसोम एंड दिस वन इज सेकंड सेंट्रोसोम, ठीक है। इनके बाहर ये माइक्रोटिब्यूल के रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर दो एस्टर का फॉर्मेशन आपको करते हुए दिखा दिया, ठीक है। अब इनमें माइक्रोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये माइक्रोटिब्यूल्स की वजह से क्या होंगे, दोनों रिपेल होने चालू होंगे, तो ये दे मूव टू द ऑपोजिट पोल, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम लोग अंदर क्रोमैटिड की कंडीशन देखें, तो जो क्रोमैटिड हैं वो हमें कैसे नजर आएंगे, ये बिल्कुल अर्ली प्रोफेज में सिंपल डायड कंडीशन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेंगे, लाइक दिस। सो फॉर द सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर सिर्फ 2 क्रोमोसोम शो कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, इसके लिहाज एक चीज और हम भूल गए हैं, इसमें यहाँ पर अगर हम देखें इंटरफेस में बेटा, तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस, इसको नहीं भूलना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज न्यूक्लियोलस। तो सेम यहाँ पर भी मैं बना रही हूँ, दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, दिस इज न्यूक्लियोलस। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस है थोड़ा थोड़ा सा डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर में दिखाया था। तो ये न्यूक्लियोलस क्या है, डिसअपियरिंग स्टेज में आ चुका है। ये हमारे यहाँ पर क्या है बेटा, इनको हम लोग एस्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी अर्ली प्रोफेज की कंडीशन। अब इसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है, दैट इज द नेक्स्ट हमारी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं नोन एज मिडल प्रोफेज, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अबाउट द मिडल प्रोफेज। इस मिडल प्रोफेज के अंदर देखो बेटे क्या क्या चीजें होती हैं। ये यहाँ पर मैं अगेन एक और डायग्राम आपको बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप यहाँ पर देखोगे तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे करके अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बेटा डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब अभी पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है, यहाँ पर आप कुछ कुछ जगह पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, ठीक है बेटा। सो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग। इसके साथ साथ ये हमारा दिस इज वन एस्टर, ये मेरा एक एस्टर यहाँ पर ये रहा, ठीक है। बट जब तक बाहर लाइंस नहीं बनाओगे वो एस्टर नहीं बनेगा। और ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको और यहाँ पर नीचे की तरफ ले गई हूँ, ये रहा हमारा सेकंड एस्टर, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड एस्टर है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन चलती जा रही है क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये पीछे पीछे की तरफ दूर दूर की तरफ जाते जा रहे हैं। और ये हमारी दिस इज द, आप कह सकते हो दिस इज मिडल प्रोफेज। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, दिस इज द मिडल प्रोफेज। और इस मिडल प्रोफेज के अंदर यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं उनका कंडेंसेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, प्रॉपर नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको जो क्रोमोसोम्स हैं, दिस इज सेंट्रोमियर, ये मैं यहाँ पर आपको क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको ये? चलो, अब इसके बाद में इसके जो सबसे लास्ट स्टेज यहाँ पर आएगी, दैट इज द लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज के अंदर देखो अब यहाँ पर क्या होता है बेटे, लेट प्रोफेज में सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, दैट इज द लेट प्रोफेज। तो मैं पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ, दैट इज द लेट प्रोफेज। और अब मैं यहाँ पर आपको इसका डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। क्वेश्चन बेटा, जिस बच्चे को ये डायग्राम समझ में आ जाते हैं, क्वेश्चन बहुत इजीली आराम से हर एक क्वेश्चन को आप आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना? सो ये रहा हमारा, दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गई है। ठीक है, यहाँ पर भी ये मैंने और न्यूक्लियोलस को काफी कम दिखा दिया है मिडल फेज में। लेट प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज दे डिसअपियर। जो मेन चीज यहाँ पर होती है वो क्या होगा कि जो यहाँ पे सेंट्रियोल्स थे, ठीक है, ये रहा मेरा एक सेंट्रियोल, ये रहा मेरा दूसरा सेंट्रियोल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बना दिया बेटा एस्टर। ठीक है ना? ये जो एस्टर्स हैं बेसिकली ये बिल्कुल दोनों लेट प्रोफेज तक ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं। ठीक है ना? तो ये कहाँ मूव कर गए, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहे, सपोज मैंने ये बना दिया, दिस इज क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अभी ऐसे ही इधर उधर पड़े हुए रहते हैं, अभी आगे जाकर इनका अरेंजमेंट आगे होता है। ठीक है ना? सो ये हमारे यहाँ पर दिस इज द, आप कह सकते हो दैट इज द लेट प्रोफेज वाली कंडीशन। इस लेट प्रोफेज में अब यहाँ पर और धीरे धीरे करके ये जो एस्टर्स हैं, इन एस्टर्स से इधर से आप कह सकते हो कि ये कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर जिनको हम लोग स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, तो ये सब यहाँ पर फॉर्म होने चालू हो जाते हैं। ठीक है ना? सो ये कुछ इस तरीके से आपको ये नजर आएगा, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको लेट प्रोफेज के अंदर नजर आएगा, जहां पर सारे सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब कुछ डिसअपियर हो गया है। अब ये लेट प्रोफेज का मतलब है कि यहाँ पर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब यहाँ पर दोनों में कोई भी आप डिफरेंसेस को नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? सो ये थी हमारी, दैट इज अबाउट द प्रोफेज। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज अपनी स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज मेटाफेज। ओके, तो ये है हमारी, दैट इज द मेटाफेज। तो सेकंड हम लोग यहाँ पर अपना फेज चालू करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज मेटाफेज। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस हैं ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखना 2024 इवन अभी का ही जो अपना ये पेपर हुआ था नीट का, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, सो अभी जो मेटाफेज है, मैं एक बार आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखवा देती हूँ, इसके बाद में मैं आपको इसको पूरा डायग्राम के साथ अच्छे से बताऊंगी। ठीक है ना? सो अब यहाँ पर मेटाफेज थी, जब हम देखें तो जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, कंप्लीट disintegration of nuclear envelope। ठीक है, इनका क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीटली डिसअपियर हो गए, कोई भी चीज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जो क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होना था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? सो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम दैट इज कंप्लीटेड। ठीक है, जो सेंट्रोमियर है उसके बाहर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन का बना है, दैट इज नोन एज काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर यहाँ पर
Kinetochore, this is a small disc shape proteinaceous स्ट्रक्चर। इसी से आगे जाकर के जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इट सर्व्स एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर बस 2 क्रोमोसोम्स दिखाए हैं, बाकी अगर हम लोग अपनी बात करें, कोई एक हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा होते हैं। हमारे ह्यूमंस के अंदर जो डिप्लॉयड स्टेज में कंडीशन होती है क्रोमोसोम की, दैट इज 23 पेयर क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ 1 पेयर क्रोमोसोम का दिखा रही हूँ, ताकि अपने डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो, हौच पौच ना हो जाए, बिकॉज इतना मैं स्पेस कहाँ से लेकर आऊंगी कि मैं आपको हर बार में 46 क्रोमोसोम बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है ना। सो हम सिंगल 1 पेयर क्रोमोसोम से इजीली समझ रहे हैं, ओके ना। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे बेसिकली वो इधर उधर उन्होंने तहलका मचाया हुआ है अंदर। अब उनको एक तरीके से बीच में अलाइन किया जाएगा, उनको पनिशमेंट दी जाती है कि अब आप सीधे जाकर के बिल्कुल खड़े हो जाओ। तो एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है, और मेटाफेजी प्लेट भी बोलते हैं उसको। तो उस प्लेट पे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। सो ऑल chromosomes getting aligned along metaphasic or equatorial plate through spindle fiber, ठीक है। थ्रू स्पिंडल फाइबर, तो जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हुए हैं वो सारे, उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच हो जाएंगे। जो वहां पर क्रोमोसोम की थोड़ी मूवमेंट होती है, दैट मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टुवर्ड द इक्वेटोरियल प्लेट, दैट इज नोन एज कांग्रेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कांग्रेशन। सो क्रोमोसोमल movement towards equator, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कांग्रेशन, ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी में एक एक चीज लिखी हुई है, कुछ भी चीज बाहर से नहीं बता रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो क्रोमोसोमल फाइबर है, कंटिन्यूअस फाइबर्स हैं, वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। अभी डायग्राम के साथ आपको बताती हूँ इन फाइबर्स को कौन कौन से बोलते हैं, ठीक है ना। दैट इज द ट्रैक्टाइल फाइबर। यहां से क्वेश्चन बनता है कि विच वन इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज द मेटाफेज। का नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आप काउंट भी कर सकते हो, और जो मॉर्फोलॉजी है उसको भी हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द बेस्ट स्टेज। सो morphology of chromosome and counting number of chromosome, ठीक है। इसके लिए दिस इज अ बेस्ट स्टेज।
गॉट माय पॉइंट। तो ये है हमारा, दैट इज अबाउट द मेटाफेज। एक बार मैं आपको बेटा इसका डायग्राम बताती हूँ। अब डायग्राम हम लोग देख लेते हैं और भी अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके ना। सो अभी तक मैंने आपको पूरा प्रोफेज बताया था। नाउ अब मैं आपको यहाँ पर इसका क्या बनाऊंगी, दैट इज द मेटाफेज। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है तो बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ, दीज आर टू एस्टर्स, ठीक है। ये दो मैंने यहाँ पर एस्टर्स का फॉर्मेशन कर दिया बेटे, ठीक है। ये यहाँ पर दो एस्टर्स मैंने बना दिए बिल्कुल ऑपोजिट पोल के ऊपर। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनको बिल्कुल सेंटर में, लेट सपोज ये जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल और मेटाफेजिक प्लेट। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो कहां पर अलाइन हो जाएंगे, ऑल ऑफ द क्रोमोसोम दे अलाइन टुवर्ड द इक्वेटर। तो सारे क्रोमोसोम्स हमारे आपको इस तरीके से यहाँ पर मेंटेन एक लाइन में आपको नजर आएंगे, ओके ना। इसमें ये हमारा दोनों एस्टर्स हो गए। इन एस्टर्स से यहाँ पर बड़े फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर का। तो ये मैं यहाँ पर आपको बना रही हूँ, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर बड़ा ऐसा है जो कंटिन्यूस नहीं नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये कैसा है कि नीचे वाला जो एस्टर है उसने नीचे की तरफ काइनेटोकोर को अटैच कर रखा है, ऊपर वाला जो एस्टर है उसने ऊपर वाले काइनेटोकोर को अटैच कर रखा है। तो इस टाइप के स्पिंडल फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रैक्टाइल फाइबर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रैक्टाइल फाइबर, ओके। यहाँ पर एक बार हम इसमें काइनेटोकोर भी बना ही देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रहे हमारी काइनेटोकोर। और इसमें आप यहाँ पर देखोगे कुछ ऐसे फाइबर्स भी होते हैं जो सेंटर में कंटिन्यूसली अटैच होते हैं बिना किसी ब्रेक के, ठीक है। तो ये रहा हमारा, दिस इज द कॉन्टिन्यूस फाइबर। और ये जो कॉन्टिन्यूस फाइबर है ये हमारा क्या करता है, पोल टू पोल अटैच होते हैं, ठीक है ये सब स्पिंडल फाइबर ही, बस नेमिंग डिफरेंट डिफरेंट है कि ये कैसे कैसे अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनको तरीके से अलाइन किया गया इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल प्लेट पर, और जो हमारे यहाँ स्पिंडल फाइबर है उन्होंने अटैच करके सारे के सारे क्रोमोसोम्स को तमीज में रख दिया है, सिखा दिया है कि भाई अब यहाँ पर बीच बीच में आपको बिल्कुल अरेंज तरीके से हो जाना है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद में हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट अपनी थर्ड स्टेज स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज एनाफेज। सो थर्ड स्टेज है हमारी, दैट इज नोन एज एनाफेज। ये बेटा हमारी स्टेज थी मेटाफेज। जितने भी नोट्स हैं रट डालना बढ़िया से, मजा आ जाएगा आपको। ओके ये जो एनाफेज है दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट फेज, ठीक है। जो प्रोफेज है वो सबसे बड़ी फेज होती है और जो एनाफेज है वो सबसे छोटी फेज होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, अब जो क्रोमोसोम हमारे अटैच हो गए, अब वो ऊपर से जो फाइबर आया वो ऊपर से काइनेटोकोर को चाहेगा कि जो क्रोमोसोम है वो ऊपर की तरफ टूट के जाए, और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या करेगा कि क्रोमोसोम नीचे की तरफ टूट कर आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर टूटेगी यहाँ पर इनटू टू क्रोमैटिड्स, जिससे आगे जाकर के क्या फॉर्मेशन होगा बेटा, फ्यूचर क्रोमोसोम, ठीक है। जब भी ब्रेकडाउन होगा, जब भी स्प्लिटिंग होती है जो सेंट्रोमियर की, तो हमेशा जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ की तरफ रहेगी, पोल की तरफ, और जो आर्म्स हैं दे विल ट्रेल बिहाइंड, वो अंदर की तरफ रहेंगी, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सेंट्रोमियर towards the pole and arms ट्रेल बिहाइंड, ठीक है। अब इसमें एक और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। तो अब ये क्या होते हैं मैं डायग्राम के बाद आपको बताती हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, इंटरजोनल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा,
इंटरजोनल फाइबर्स दे आर फॉर्म्ड, यहाँ पर एनाफेजिक मूवमेंट होती है, anaphasic movement takes place, ठीक है, एनाफेजिक मूवमेंट टेक्स प्लेस क्यों होती है, क्योंकि बीच में यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर बनेंगे तो उसे एक्सपेंशन होना चालू होता है, ओके ना, सो एक्सपेंशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर, ठीक है, एक्सपेंशन होगा इंटरजोनल फाइबर का, और जो हमारे स्पिंडल फाइबर ऑलरेडी जो क्रोमोसोमल फाइबर जो ट्रैक्टाइल फाइबर थे उनका डिसोल्यूशन होना चालू हो जाता है, एंड डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो क्रोमोसोम की शेप है वो आप यहाँ पर एनाफेज के अंदर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना, तो द शेप ऑफ क्रोमोसोम कैन बी ऑब्जर्व्ड इन दिस फेज, ओके, सो दिस इज अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ एनाफेज। अब मैं आपको यहाँ पर इसका बेटे डायग्राम बना करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थोड़ा सा इसको मैं इलोंगेट करके दिखा रही हूँ, ओके। सो यहाँ पर हम लोग इधर बनाएंगे दिस इज द एनाफेज, ये क्या रिप्रेजेंट करिए बेटा, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम से बेटा याद रखना कि पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ दीज आर द टू सेंट्रियोल्स, ये बेटा दो सेंट्रियोल्स हैं, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया एस्टर्स का, so these are the two asters, they are present inside the animal cell। और अब यहाँ पर आप बेटे देखोगे ये let's suppose this is a metaphasic plate और equatorial plate, ठीक है। इसमें यहाँ पर सेंट्रोसोम की जब स्प्लिटिंग हुई है तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे भाई ये रहे हमारे क्या, दीज आर द क्रोमोसोमल फाइबर, धीरे धीरे करके ये डिसोल्यूट होंगे, ये सेंट्रोमियर और ये रहे इसके क्रोमैटिड, तो एक क्रोमैटिड यहाँ पर ये चला गया, ठीक है, एक क्रोमैटिड इसका यहाँ पर ये चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनका ब्रेकेज हो गया है, ये यहाँ पे टूट गए हैं क्रोमोसोम्स, ओके। सो यहाँ पर ये आप देखोगे इस तरीके से जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ से ब्रेक हो गए, अब इसमें एक और यहाँ पर फाइबर, ये जो दोनों सेंट्रोसोम टूटे हैं ना, इन दोनों सेंट्रोसोम के बीच में यहाँ पर ये कुछ फाइबर्स का फॉर्मेशन होना चालू होता है, इनको हम लोग बोलते हैं दे आर टू बी नोन एज इंटरजोनल फाइबर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजोनल फाइबर। यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर का फॉर्मेशन होना चालू होता है, ये धीरे 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 करके एक्सपैंड होते चले जाएंगे, जैसे जैसे करके ये अपना ग्रीन वाला पार्ट एक्सपैंड होगा वैसे वैसे करके जो येलो वाले क्रोमोसोमल फाइबर है वो डिसोल्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो ये होता है हमारा एनाफेज के अंदर। नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग, दैट इज द लास्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस नोन एज टीलोफेज। तो फोर्थ हेडिंग हम लोग डालते हैं दैट इज द टीलोफेज। टीलोफेज इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स थे अब उनका डीकंडेंसेशन होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना, तो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी,
ओके ना। धीरे धीरे करके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी प्रोफेज में, वो यहाँ पर रीअपियर हो जाएगी। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप्स, ठीक है, न्यूक्लियोलाई, ठीक है, जो न्यूक्लियोलस हैं वो डेवलप हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेवलपमेंट हो जाएगा, गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो जो चीजें डिसअपियर हुई थी प्रोफेज के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पर रीअपियर होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो स्पिंडल फाइबर्स थे, स्पिंडल फाइबर एंड एस्टर्स and astral rays, they disintegrate. ठीक है, डिसइंटीग्रेट होकर के क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसअपियर। कहां पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, they absorbed in cytoplasm। ओके और जैसे ही टीलोफेज का एंड होता है, इट मार्क्स द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। सो एंड ऑफ टीलोफेज marked the end of कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये हमारा सारा होता है बेटा टीलोफेज के अंदर। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको उसका डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी अर्ली टीलोफेज, ठीक है। This one is early telophase. ओके ना, अर्ली टीलोफेज के अंदर बेटा देखो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो टीलोफेज में अब धीरे धीरे करके आप यहाँ पर देखोगे, ये सपोज मैंने फॉर्म किए, दीज आर द टू एस्टर्स, ठीक है, ये यहाँ पर बेटा टू एस्टर्स हैं, ठीक है। इससे आपने यहाँ पर देखा था ये रहे बेटा क्रोमैटिड्स जो स्प्लिट हुए थे एनाफेज के अंदर, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे करके ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा थोड़ा सा कह सकते हो आपकी थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक इस तरीके से आप कह सकते हो कि ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोड्यूस होना चालू होता है, ठीक है। और ये सारे मैं इधर आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ। दीज आर द इंटरजोनल फाइबर्स। इंटरजोनल फाइबर्स का एक्सपेंशन ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये सारा हमारा दिस इज द अर्ली प्रोफेज, अर्ली टीलोफेज, ठीक है। अब इसके बाद जब लेट टीलोफेज, अगर मैं लेट टीलोफेज बनाऊं तो इस लेट टीलोफेज के अंदर यहाँ पर क्या होता है, देखो बेटा लेट टीलोफेज में अब यहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि पिंच ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, ये बेटा बेसिकली क्या चल रहा है, साइटोकाइनेसिस, ओके ना। इसमें आप यहाँ पर देखोगे तो ये रही, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मैंने बना दी यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है।
अब इसमें यहाँ पर आप देखोगे सो ये रहे यहाँ पर एस्ट्रल रेजेस और स्पिंडल फाइबर का डिसोल्यूशन हो जाता है, सिर्फ जो बच जाएंगे हमारे वो क्या बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली सेंट्रोसोम्स। ओके ना। इसमें मैं यहाँ पर ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी बना दे रही हूँ, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। तो ये यहाँ पर दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियोलस हो गए। अब इसमें आप यहाँ पर देखोगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं वो कुछ आपको ऐसे से नजर आएंगे, लाइक दिस। ओके, और जो इसमें स्पिंडल फाइबर्स है वो सब डिसअपियर हो जाएंगे और धीरे धीरे करके इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो लेट प्रोफेज जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी, तो इसके बाद में आप यहाँ पर दो अलग अलग सेल देखोगे। ये यहाँ पर एक सेल, दिस इज वन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दोनों क्या है, दीज आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों के अंदर आप यहाँ पर देखोगे बेटा तो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नजर आएगी, ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आएगी। ये यहाँ पर मैंने बना दिया न्यूक्लियोलस, तो ये हमारे दोनों हो गए न्यूक्लियोलस। और यहाँ पर अब क्रोमोसोम्स का क्या हो जाएगा, डीकंडेंसेशन। तो ये आपके कुछ इस तरीके से आपको फिर से देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दीज आर द टू डॉटर सेल्स। तो इस तरीके की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी आफ्टर द टीलोफेज, ठीक है। अब टीलोफेज के बाद अब हमारा क्या, ये कंप्लीट हो गई, दिस इज द कैरियोकाइनेसिस। अब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी इमीडिएटली यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है हमारी, दैट इज द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट हो गई हमारी साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में बेसिकली दो अलग अलग टाइप की साइटोकाइनेसिस होती हैं। अगर यहाँ पर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर बेटा फॉर्मेशन होता है क्लीवेज फरो, ठीक है, ये होती है बाय फरो मेथड। और अगर हम लोग प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर होता है सेल प्लेट मेथड। तो दोनों में डिफरेंट चीजें होती हैं, दोनों क्या क्या होती हैं मैं आपको एक बार इसमें अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है ना। लेट सपोज यहाँ पर ये मैंने आपको एक सेल बनाया है, लेट सपोज ये हमारा कोई एक सेल है, ठीक है, जैसा भी मैंने आपको टीलोफेज में बताया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये थोड़ी सी यहाँ पर पिंच ऑफ होती है, बेसिकली यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा इस तरीके से दबनी चालू हो जाएगी अंदर की तरफ, और इसके अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रहा इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इसका क्रोमैटिन मटेरियल, ये इसका क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, और ये इसमें न्यूक्लियोलस मैंने यहाँ पर बना दिया। धीरे धीरे करके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत अंदर की तरफ पिंच ऑफ होती चली जाती है। तो वो कुछ इस तरीके से बेटा ऐसे पिंच ऑफ होती चली जाएगी, लाइक दिस। तो ये आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पिंच ऑफ हो गई। पिंच ऑफ होने के बाद ये यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये सारे यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप इसको और देखोगे, जब कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होती है तो इसमें आप यहाँ पर देखोगे कि ये दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पर धीरे धीरे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग की वजह से अंदर 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 दबती चली जाएगी और यहाँ पर ये दो सेल्स यहाँ पर अलग से फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो हमारा मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं दैट इज द फरो मेथड, ओके ना। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द फरो मेथड। ये फरो मेथड हमारा इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बेटा सेल प्लेट मेथड की, तो सेल प्लेट मेथड के अंदर क्या होता है, जो गोल्जी बॉडीज के वेसिकल्स होते हैं उन गोल्जी बॉडीज के वेसिकल्स का फ्यूजन होना चालू होता है। मैं आपको इधर बताती हूँ, लेट सपोज ये कोई प्लांट सेल है, ये उसकी सेल वॉल, ठीक है, ये प्लांट सेल की सेल वॉल है। सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर ये मैंने बना दिए, दीज आर द सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम, ठीक है।
अब इनके अंदर यहाँ पर बेटा देखो होता क्या है कि जो गोल्जी बॉडीज हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडीज के जो वेसिकल्स होते हैं वो वेसिकल्स यहाँ पर इस तरीके से फ्यूज होना चालू होते हैं, ठीक है। वो कब तक फ्यूज होते हैं, अंदर से बाहर की तरफ फ्यूज होंगे, तो ये क्या है, दीज आर द गोल्जियन वेसिकल्स, ठीक है। और ये जो गोल्जियन वेसिकल है ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हैं कि एक प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। लेट सपोज यहाँ पर ये रही, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों की, ठीक है, और इनके अंदर ये रहा इसका क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है बेटा। सो अब इसके बाद में जब ये जैसे जैसे गोल्जियन वैक्यूल पूरा फ्यूज होता चला जाएगा तो इससे आगे जाकर के दो अलग अलग सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको आगे हम टू डॉटर सेल्स बोल देते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा कि ये रही इसकी सेल वॉल, ये रही सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल हो गई। अब इस सेल वॉल में आप यहाँ पर देखोगे तो ये बीच में दिस इज द प्लेट, ये क्या हो गई, दिस इज द, ये है हमारी सेल प्लेट। ये किसने बनाई है, गोल्जियन वेसिकल्स ने बनाई है। ये कैसी होती है, सेंट्रीफ्यूगल नेचर की होती है, मतलब ये कैसी है, बाहर से अंदर की तरफ, और आप यहाँ पर देखोगे तो अंदर से बाहर की तरफ। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट। ये कैसा है हमारा, सेंट्रीपीटल, और ये हमारा कैसा होता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। अब इसमें आप यहाँ पर देखोगे तो धीरे धीरे करके ये इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर, ये अलग से सेल हो गया, और इसमें यहाँ पर आप देखोगे बेटा तो दीज आर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अलग अलग सेपरेट हो गए, और ये इसके अंदर का क्रोमैटिन मटेरियल्स, ठीक है। तो इससे आगे जाकर ये क्या होंगे, सेपरेट होकर के दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होती है। बेसिकली जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो साइटोकाइनेसिस के रिगार्डिंग प्लांट सेल में पूछते हैं कि भाई जो प्लांट सेल्स है उसमें जो सेल प्लेट है वो बनाने में कौन हेल्प करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दैट इज द इन्वॉल्व इन द गोल्जियन वेसिकल। तो इधर ही मैं आपको एक बार इसका डिफरेंस लिखवा देती हूँ कि ये कैसा होता है, दैट इज इसका फर्स्ट डिफरेंस है कि भाई ये क्या शो करते हैं, सेंट्रीपीटल, ठीक है, और ये क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर क्लीवेज फरो मेथड, यहाँ पर ये कैसा है बेटा, दिस इज अ क्लीवेज फरो मेथड, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कैसा है, दिस इज अ सेल प्लेट मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट मेथड। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर कोई भी गोल्जियन वेसिकल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। सो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गोल्जियन वेसिकल्स। और अगर आप यहाँ पर देखो तो गोल्जियन वेसिकल्स आर इन्वॉल्व्ड, ओके। सो यही है हमारा, दैट इज अबाउट द माइटोसिस, बोथ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक मैं आपको लिखवा देती हूँ, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। यहां से बड़ा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। माइटोसिस के सिग्निफिकेंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है जो माइटोसिस है, दिस हेल्प्स इन ग्रोथ, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि एक सेल से दो सेल बनते हैं। जो नॉन रिप्रोडक्टिव एरिया, जैसे आपका सपोज कहीं हाथ कट गया है, कहीं चोट लग गई है, तो धीरे धीरे करके वो स्किन हमारी जुड़ जाती है, वो अटैच हो जाती है, तो क्यों होती है, वहां पर माइटोसिस डिविजन हो रही होती है। जो डेड सेल होते हैं, इंजर्ड सेल होते हैं, डेड सेल को रिमूव करवा देते हैं, इंजर्ड सेल की रिपेयरिंग करवा देते हैं, तो ये सारा हमारा माइटोसिस करवाता है, ठीक है ना। इसके बाद में माइटोसिस हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेल, जो सेल की मेंटेनेंस है वो सब करने में। इंजर्ड सेल को रिमूव करवाना, दैट इज रिपेयर करवाना, दैट इज द रिपेयरिंग ऑफ सेल, सेल की रिपेयरिंग में इन्वॉल्व होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, ठीक है, जो नए सेल, डेड सेल को रिमूव करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन, वो हमारा माइटोसिस की हेल्प से होता है। एंड ऑल्सो रिप्रोडक्शन, ठीक है।
तो बेसिकली अगर आप देखोगे बहुत सारे केसेस के अंदर, जैसे मैं आपको इसका लास्ट में बताऊंगी, बाइनरी फिजन हो गया ये सब, तो इसमें भी ये सब चीजें होती हैं, तो ये एक एमआरआई प्रोडक्शन के उसमें भी हमारा हेल्प करता है, ठीक है ना। सो यही है हमारे, दीज आर द 5 सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस सेल डिवीजन। सो आज हमने बेटा पढ़ा है दैट इज द कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर सारी चारों स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और हमने साइटोकाइनेसिस में फरो मेथड पढ़ा है और सेल प्लेट मेथड पढ़ा है, उनका डिफरेंस देख लिया, एंड लास्ट में हमने पढ़ा है दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. In next class we will study about the meiosis cell division. Meiosis it also include two stages, that is the कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. तो उसके बारे में जैसा भी होगा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू. बेटा अच्छे से पढ़ते रहो, बढ़िया से रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना. कोई डाउट है तो मेरे को जरूर आप लोग बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना. सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच. Thank you.